Jai Hind everyone, welcome to Tanush Karora Biology, and we were studying chapter number 6 of our NCERT class 9, that is tissues. ओके और अपन लोगों ने अभी तक टिश्यूज में क्या क्या पढ़ लिया, अपन लोगों ने प्लांट टिश्यूज पूरे कंप्लीट कर लिए, है ना। सबसे पहले अपन लोगों ने स्टार्टिंग कहाँ से की थी कि टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है, फिर टिश्यूज के काम क्या होते हैं, फिर एनिमल और प्लांट में टिश्यूज अलग अलग होते हैं, हमें ये पता चल गया था। फिर एनिमल टिश्यूज फिर प्लांट टिश्यूज में अपन ने देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और परमानेंट टिश्यू होते हैं। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रहते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, पाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम्स, ठीक है ना। उसके बाद अपन लोगों ने क्या देखा था कि जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो दो तरीके के होते हैं मेनली, कौन कौन से, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में अपन ने तीन तरीके के टिश्यूज देखे थे, वो थे स्क्लेरेन्काइमा, वो था पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा, ठीक है। या ऊपर नीचे हो गया, बट पहला कौन सा था, पहला था स्क्लेरेन्काइमा, दूसरा था हमारा पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, और तीसरा था हमारा स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है ना। मतलब पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीन अपन ने देखे थे। और परमानेंट में अपन ने देखा था, तो सिंपल परमानेंट में कौन कौन से देखे थे। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में अपन लोगों ने बात करी थी इनकी, अरे हाँ यार, सिंपल परमानेंट की तो बात कर रहा था मैं अभी, ये है ना हमारा ये स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा और यहाँ पे कोलेन्काइमा देखा था आपने। हाँ, और दूसरी चीज अपन ने क्या देखा था, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं उनकी खास बात क्या होती है, वो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है, जो वस्कुलर टिश्यू प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, दैट आर जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के 4 एलिमेंट होते हैं, फ्लोएम के 4 एलिमेंट होते हैं। जाइलम का एक एलिमेंट जो रहता है वो लिविंग होता है, ठीक है। और जो हमारा फ्लोएम होता है उसके 3 एलिमेंट लिविंग होते हैं। ये सारी बातें अपन लोगों ने देखी थी। आज से हमें जो स्टार्ट करना है वो है एनिमल टिश्यूज। So let's get started. When we breathe, we actually feel the movement of a chest. How do these body parts move? Basically, जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी का जो चेस्ट वाला पोर्शन है, इसको हम थोरेसिक रीजन भी कहते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, मूव करता है। अच्छा, हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव? बेसिकली बॉडी पार्ट्स मूव कैसे करते हैं, ठीक है। जो मूवमेंट है बॉडी पार्ट्स का, जैसे हम चलते भी हैं तो मूवमेंट में जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्यों मूव कर पा रहे हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि अपने पास एक स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल प्रेजेंट है, पसंद है बोल रहा हूँ मैं, प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मसल्स, क्या बोलते हैं, मसल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, मूवमेंट। हमारा हार्ट भी है, वो भी क्या है, एक टाइप ऑफ मसल है, ठीक है। इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ मसल, ठीक है ना। अच्छा, और वो भी क्या करता रहता है, लगातार मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके, है ना। हमारा हार्ट बीट करता है, तो वो बीटिंग है क्या, बीटिंग इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट, राइट। वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग के दौरान ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो? अब ये ऑक्सीजन जाती कहाँ? इट इज ऑब्जर्व्ड इन द लंग्स एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारी ऑक्सीजन जो हमने ली वो लंग्स से एब्जॉर्ब हुई और फिर उसको कहाँ भेजा गया, बॉडी के सेल्स, जितने भी सेल्स हमारी बॉडी में, हेड टू टू वहां तक, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, ठीक है। अच्छा, व्हाई वुड दीज सेल्स नीड ऑक्सीजन? तो बेसिकली सेल्स में एक ऑर्गेनल होती है, उसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आप जाकर चैनल पर लेक्चर्स देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अच्छा, तो उसमें सब कुछ कवर किया गया। हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल होती है, वो करती है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के दौरान हम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बेसिकली इस माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो अपन ने फूड खाया था, ठीक है, उसको ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर सके। बेसिकली फूड को अल्टीमेटली कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके क्या मिलता है हमको, CO2, H2O, और मेन चीज क्या मिलती है हमको, एनर्जी। क्या मिलती है, एनर्जी, ENERGY। समझ रहे हैं बात को, ठीक है ना। तो यार इसीलिए जरूरी है ऑक्सीजन। देखो, द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वही अभी बात कर ली कि फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, बेसिकली रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, वी स्टडीड अर्लियर, प्रोवाइडर क्लियर हो गया। अच्छा, ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। देखो, ब्लड का काम क्या है, ब्लड का काम है ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड क्या करता है, एक जगह से चीजों को लेता है, ठीक है, कैरी वेरी सब्सटेंस, कैरीज वेरियस सब्सटेंस, बहुत है ना,
अलग अलग टाइप के सब्सटेंस को कैरी कराता है। देखो ऑक्सीजन को कैरी कराएगा, फूड को कैरी कराएगा, वेस्ट को कैरी कराएगा, समझ रहे हो ना बात को। और उसको जहां जहां पर जरूरत होगी उन सारी चीजों की, जैसे फूड और ऑक्सीजन की तो पूरी बॉडी में जरूरत होगी, और जो वेस्ट बन रहा है पूरी बॉडी के सेल से उसको किधर लेके जाएगा, लिवर और किडनी के पास, ताकि वो क्या कर सके, उनको ऐसे, किडनी तो डायरेक्टली बाहर निकाल देगी बॉडी में, और लिवर उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सके जो कम हार्मफुल हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो यार ये याद रखना कि जो यूरिया होता है, जो बेसिकली लिवर है, लिवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। लिवर किसको, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। किसका काम होता है, लिवर का। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली अमोनिया को लेके कौन जाएगा लिवर तक, तो वो आंसर है ब्लड। ठीक है ना, फिर वहां से जो यूरिया बना उसको किडनी तक कौन लेके जाएगा, तो आंसर है ब्लड। तो ब्लड के बहुत सारे काम होते हैं। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज। देखो ब्लड है और मसल है, दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, टिश्यूज के। आ रही है बात समझ, ठीक है ना। जो ब्लड है वो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है, पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात करी हुई है ना, प्रीवियस लेक्चर से मैंने आपको कई बार बताया है कि ब्लड इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है कौन, हमारा ब्लड। ठीक है, और मसल्स हैं वो भी किसके एग्जांपल है, टिश्यूज के, जो कि हमारी बॉडी में मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म, वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। देखो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या था यहाँ पर, जो जिसका एक एग्जांपल ले रहे हैं हम ब्लड, उसका काम था ट्रांसपोर्टेशन। क्या काम था, ट्रांसपोर्टेशन। और ब्लड के बारे में एक चीज याद रखेंगे, वो एकलौता फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, वो इकलौता फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है ना, ब्लड का क्या काम था, ट्रांसपोर्टेशन। समझ रहे हो बात को, मेरे ख्याल से समझ रहे होगे, ठीक है ना। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं अपन। ब्लड का काम था ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, और जो हमारी मसल सेल है उनका क्या काम है, मूवमेंट। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या होता है, एनिमल्स में भी अलग अलग काम के लिए भगवान ने अलग अलग टिश्यूज भेजे हुए हैं, या हम कहें कि एनिमल में अलग अलग टिश्यूज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो एक मिनट में व्हाइट बोर्ड खोल के आपको तो यार ये देखो व्हाइट बोर्ड पे मैं दिखाता हूँ। तो एनिमल टिश्यूज जो होते हैं वो होते हैं मेनली 4 तरीके के। ठीक है, एनिमल टिश्यूज जो होते हैं वो होते हैं मेनली 4 तरीके के। ठीक है ना, कौन कौन से होते हैं, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, पहले होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, पहले होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, फिर क्या होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू। क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फिर होते हैं एक मसल टिश्यू। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, मसल टिश्यू। अभी इनके हम सब टाइप्स में नहीं जा रहे हैं अपन, बस अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेन जो 4 मेन टाइप के एनिमल टिश्यू होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल और नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब अपन 1 बाय 1 इनकी स्टडी करेंगे। नर्वस टिश्यू, बेसिकली इनके बारे में जानेंगे, इनके बारे में समझेंगे। आ रही बात समझ, कौन कौन से, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल, नर्वस। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी, ठीक है ना। चलो तो अब आगे चलते हैं, वापस से एनसीईआरटी का रुख करते हैं। देखो एनसीईआरटी में पहुंच गए अपन, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्ट, देखो यहाँ पे अपन ने बात छोड़ी थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू सच एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है ना। अच्छा, ब्लड इज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल फॉर्म्स मस्कुलर टिश्यू। सिंपल सी बात है, ब्लड अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ब्लड किसका टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, और जो मसल है, मसल फॉर्म्स मस्कुलर टिश्यू। और ब्लड किस, कनेक्टिव टिश्यू तो है, लेकिन कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब जो हम लोगों को स्टार्ट करना है यहाँ पर वो आता है एपिथेलियल टिश्यू। कौन आता है, एपिथेलियल टिश्यू। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, जितनी भी हमारी बॉडी में कवरिंग फॉर्म हो रही है ना, हम अपनी स्किन देख रहे हैं तो स्किन की भी सबसे ऊपर वाली लेयर, और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उनकी भी सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है, मेनली एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है ना, बेसिकली वो कवरिंग और प्रोटेक्टिव कवरिंग कौन फॉर्म करता है, एपिथेलियल। और बेसिकली उस प्रोटेक्टिंग कवरिंग को बोलते हैं अपन एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, एपिथेलियम। समझ रहे हैं बात को, मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। ठीक है, एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। ठीक है ना, जो एपिथेलियम है वो मेनली हमारे सारे ऑर्गन्स को कवर करती है, जो भी कैविटीज है हमारी बॉडी में। कैविटी क्या है, जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, आपने कभी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हो छोटी क्लासेस में, तो आपको मालूम होगा कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, मतलब जो हमारी बेसिकली
वो ट्यूब जो जहाँ जो है जगह के हिसाब से, बेसिकली जरूरत के हिसाब से अलग अलग मॉडिफाई हुई है और उसने पूरे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करा हुआ है। ठीक है, अब जैसे आप ईसोफेगस को देखें, मतलब जो हमारा फूड पाइप होता है, तो वो भी, उसमें भी तो कैविटी है, मतलब खाली जगह है, तो वो उसकी भी इंटरनल कवरिंग किससे बनी हुई है, हमारी एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी हुई है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। अच्छा, ये इसका मेन काम क्या होता है, इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। बेसिकली हर एक बॉडी सिस्टम को, अब अपनी बॉडी में अलग अलग सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, समझ रहे हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो इन सबको सेपरेट करने का भी काम, बैरियर बनाने का भी काम कौन कर रही है, एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आ रही है मेरी बात? द स्किन, देखो वही शुरू में बताया था, जो स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वुलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है ना? बेसिकली कौन कौन सी, कहाँ कहाँ मिलता है एपिथेलियल टिश्यू? हम देखें तो स्किन में मिलता है, जो हमारे माउथ के अंदर जो लाइनिंग है। ठीक है, आप डायरेक्टली अगर अपनी फिंगर अपनी चीक्स पर टच करोगे अंदर से, ठीक है, तो जिस लेयर को आप टच करोगे बेसिकली वो कौन सी होगी, एपिथेलियल। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, जो हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स तीन तरह की होती है ना, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, तो बेसिकली ब्लड वेसल्स क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ऐसे ट्यूब जैसी है, तो ये भी कैसी है, हॉलो है, तो इनको जो अंदर अंदर जो लाइनिंग होगी, ठीक है ना, बेसिकली ये अंदर वाला हम बोले, ये अंदर, ठीक है, तो ये जो बना हुआ है, ये अंदर वाली लेयर, ये किससे मिलके बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। समझ रहे हो बात को? मेरे ख्याल से समझ आ रही होगी। ठीक है। अच्छा, हम और उसके बाद हमारी लंग्स में वो स्ट्रक्चर जो गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है, वो कौन सा होता है, एल्वोलाई होता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। और किडनी टिब्यूल्स, ठीक है, अब किडनी टिब्यूल की बात करें तो बेसिकली किडनी में क्या होता है ना, किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन। किडनी में जो सेल्स काम करते हैं बेसिकली फिल्टरेशन का, हमारे ब्लड को फिल्टर करने का, वो कौन से होते हैं, नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन है, ठीक है, एक किडनी में 10 लाख तक हो सकते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, तो बेसिकली जो नेफ्रॉन होते हैं ना, उनमें हम लोगों को टिब्यूल्स देखने को मिलती है। ठीक है, मेनली दो देखने को मिलती है, डीसीटी और पीसीटी। ये थोड़ा सा एक्चुअली बाहर जा रहे हैं हम टॉपिक के, बट अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो बता देता हूं मैं। तो डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। यहाँ लिख दूं क्या, डिस्टल कॉन्वोल्यूट। अब आप परेशान मत होना कि हमें ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए क्या, तो मैं बस आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और आपको ये समझ में आया कि बेसिकली यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, टिब्यूल। ठीक है, और ये होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, TUBULE, है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? मेरे ख्याल से समझ रहे होगे। ठीक है ना? तो बेसिकली किससे मिलकर बनी होती है, एपिथेलियल से। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझ सकते हो, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये नहीं भी याद होगा तो चिंता मत करना, जितना किताब में लिखा उतना तो पता होना चाहिए। समझ गए? अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज की क्या खास बात होती है, ये एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और बेसिकली यहाँ नीचे देखो इमेज दिखेगी, ये देखो। अब एपिथेलियल भी चार तरीके के होते हैं, अभी अपन आगे पढ़ने वाले। पर ये देखो, आपको अगर ये इसका एक सेल दिखे आपको, ये एक सेल है, तो दूसरा भी जस्ट इससे एकदम बहुत ज्यादा क्या है, सटा ही हुआ, बीच में कुछ भी गैप नहीं है। ठीक है ना? ये एक कंटिन्यूअस शीट की तरह आपको दिख रहा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये देखो, दिख रहा है ना, बेसिकली बीच में कोई भी गैप नहीं है। इनके बीच का इंटरनल, बेसिकली इंटरसेलुलर, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, और जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत टाइटली अरेंज्ड रहते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, और ये कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म करते हैं, कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। बेसिकली जो इन दोनों सेल्स को जोड़ने वाला मटेरियल है ना, जैसे ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, तो इनको जोड़ने के लिए एक मटेरियल लगेगा, दैट इज सीमेंटिंग मटेरियल। ठीक है, तो बेसिकली इनके बीच, इन दो सेल्स को जोड़ने वाला जो मटेरियल है वो बहुत कम प्रेजेंट होता है, और बीच में ज्यादा जगह, बिल्कुल ही ना के बराबर जगह होती है। ठीक है, बिल्कुल भी स्पेस वहां पे प्रेजेंट नहीं होती। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। बेसिकली अगर हमारी बॉडी में कुछ आ रहा है या कुछ जा रहा है, तो उसके लिए एक लेयर ऑफ एपिथेलियम को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, जैसे आप स्वेट भी, हम लोग स्वेट भी आता है, हमको पसीना भी आता है, तो वो स्किन से बाहर आता
आता है, हमें दिखता है ना कि स्किन से बाहर आता हुआ दिख रहा है, तो बेसिकली वो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो वो एक लेयर क्रॉस करके जा रहा है। फिर जो हम पानी पीते हैं, समझ में आ रही है मेरी बात, तो वो भी किससे पूरा टच होता हुआ आता है, हमारी ईसोफेगस से, जब आप मुंह की लाइनिंग के कांटेक्ट में आता है कि नहीं आता, समझ रहे हो ना मेरी बात को। ठीक है, ऊपर से जब आप कुछ खाते हैं, अगर जैसे कोई मेडिसिन वगैरह होती हैं, आपने लिम्सी का नाम सुना होगा, ठीक है, LYMPSY, ठीक है। लिम्सी एक टैबलेट आती है विटामिन सी की, ठीक है, उसको भी क्या करते हैं, आप चूसते रहते हैं लगातार, तो बेसिकली वो गायब कहाँ हो रही है, वो जा कहाँ रही है, तो वो आपकी माउथ की लाइनिंग से ही क्या हो रही है, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, समझ रहे हो बात को। या आप टॉफी वगैरह खाते हो, तो टॉफी कुछ ऐसी होती है जिसे आप चबा सकते हो, नहीं तो कुछ ऐसी होती है जिसे आप लगातार चूसते रहते हो, तो बेसिकली वो जा कहाँ रही है, वो बेसिकली हो ये रहा है कि डिजोल्व हो रही है सलाइवा के साथ में, है ना, और वो एब्जॉर्ब कर रही है कौन, हमारी माउथ की लाइनिंग। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अंदर या बाहर जाना है किसी भी चीज को, तो उसे एक लाइन, एटलीस्ट वन लाइनिंग को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। आ रही है मेरी बात समझ, है ना, ये देखो ये वही लिखा। अच्छा, एज अ रिजल्ट द परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो सिंपल सी बात है कि ना, बॉडी से जो बाहर जाएगा और जो अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, हमारी एपिथेलियम। तो एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं, है ना, उनकी जो परमिबिलिटी है, परमिबिलिटी समझते हो, मतलब परमिशन टू पास, परमिशन टू पास, ठीक है, हम ऐसे इसको समझ सकते हैं। मतलब ये सेल्स किसको अंदर जाने देंगी और किसको बाहर जाने देंगी, जिसको परमिट करेंगी, मतलब जिसको परमिशन देंगी, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज परमिएबिलिटी। समझ में आ रही मेरी बात। अच्छा, तो इन सेल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। समझ रहे हो मेरी बात को। ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, वहां भी तो लगातार ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है, चल रहा है ना। समझ रहे मेरी बात को। अच्छा, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड बाय अंडरलाइंग टिश्यू ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होता है, मतलब अब एपिथेलियम कितने तरीके की होती है, चार, तो हमको उन चार टाइप में से फर्क नहीं करना, हमें बस अगर ये मालूम है कि वो एक टाइप की एपिथेलियल टिश्यू है, कि वो एक टाइप का एपिथेलियम है, तो बेसिकली वो सिर्फ सेपरेट होता है दूसरे दूसरे टिश्यूज से, ठीक है, बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। बस एक मेम्ब्रेन रहती है बीच में, मान लो ये हमारा टिश्यू 1 है, ये हमारा टिश्यू 2 है, तो इनके बीच में सिर्फ क्या रहेगी, एक पतली सी मेम्ब्रेन, ये बहुत मोटी बना दी, तो बेसिकली सिर्फ एक फाइब्रस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और उसको हमने क्या बोला, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन। समझ में आ रही है, ये देखो ये वो बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, टिश्यू 1 टिश्यू 2। आ रही है बात समझ, मेरे ख्याल से आ रही होगी। अच्छा, डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरिंग स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। बेसिकली ना, जो हर एक एपिथेलिया है ना, उसका क्या होता है, अलग स्ट्रक्चर होता है। उसका रीजन क्या है, बिकॉज उनको अलग अलग फंक्शंस को क्या करना है, परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल इन सेल्स लाइक ब्लड वेसल्स और लंग एल्वेलाई व्हिच ट्रांसपोर्ट्स व्हिच वेयर ट्रांसपोर्टेशन, एक सेकंड में इसको मिटाता हूं, मैं दिख नहीं रहा, देखो क्या लिखा है। For example, in the cells lining blood vessels or lung alveoli, where transportation of substances occurs through a selectively permeable surface, there is simple flat kind of epithelium. This is the simple squamous epithelium. देखो क्या होता है, बेसिकली अगर हम लंग की बात करें या ब्लड वेसल्स की बात करें, तो यहाँ से क्या होना है, ट्रांसपोर्टेशन होना है सब्सटेंस का थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमेबल समझते हो, परमेबल सरफेस। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब है कि कुछ ही चीजों को, ओनली कुछ ही सब्सटेंस, ठीक है, ओनली सम सब्सटेंस कैन गो आउट एंड कम इन साइड द सेल। समझ रहे हो, या फिर टिश्यू के अंदर, बेसिकली टिश्यूज किससे मिलके बने होते हैं, सेल के अंदर, सेल से मिलके बने होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो बेसिकली ऐसे सरफेस जो कुछ ही सब्सटेंसेस को आने देती जाने देती है, ठीक है, जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, सिंपल फ्लैट काइंड की एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है ना,
समझ गए मेरी बात को? अब हम बेसिकली एपिथेलियम के भी अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अलग अलग टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं कि एपिथेलियम कितने तरीके की होती है, मेनली 4 टाइप्स की। उनमें से पहला टाइप क्या मिला आपको? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बेसिकली सिंपल फ्लैट एपिथेलियम, समझ रहे हो बात को? उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? स्क्वेमस वर्ड यूज करते हैं। आ रही है बात समझ? तो फर्स्ट टाइप क्या हो गया एपिथेलियम का? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जैसे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, ठीक है। बेसिकली सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ना, ये बहुत पतले से होते हैं और फ्लैट होते हैं, ठीक है, और बहुत डेलिकेट होते हैं, ठीक है, बहुत नाजुक से होते हैं, कमजोर होते हैं, बेसिकली ज्यादा लोड नहीं सहन कर सकते, ऐसा समझो, ठीक है, डेलिकेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, द esophagus and the lining of mouth are also covered with squamous epithelium। बेसिकली जो हमारा esophagus है, esophagus is what? That is food pipe, ठीक है। जो पाइप आपके मुंह से लेके आपके स्टमक तक जाता है, that is esophagus, esophagus, ठीक है ना? OESOPHAGUS, esophagus, ठीक है, एंड लाइनिंग ऑफ माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद द स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है ना, स्क्वेमस एपिथेलियम। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। तो स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ कहाँ देखने को मिलती है हमको? लाइनिंग ऑफ द माउथ में, लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस में, और कहाँ देखने को मिलती है हमको? हमको देखने को मिलती है वो स्किन में, ठीक है ना। और जो कि स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। देखो, जो स्किन होती है ना, मेनली उसकी 5 लेयर्स होती है। कितनी होती है? 5 लेयर होती है हमारी स्किन में की, 5 लेयर, ठीक है। जो स्किन होती है उसमें 5 लेयर्स होती है, समझ रहे हो मेरी बात को? अब ताकि वो मोटी रहे, ठीक है, और वो इजिली कटे और फटे ना। सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। बेसिकली जो हमारी पूरी स्किन है, ठीक है, उसको बनाने वाली जो एपिथेलियम है, उसको हमने क्या बोला? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या बोला? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, बिकॉज वो एक पैटर्न में अरेंज है, ठीक है, एक लेयर बाय लेयर अरेंज है। मान लो फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, ये फोर्थ लेयर, ये 5th लेयर, समझ रहे हो? तो ये पूरी की पूरी मिलकर के बना रहे हैं एक एपिथेलियम बना रहे हैं, जिसको बनने के बोला स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, समझ रहे हो मेरी बात को? ये देखो लेकर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। अच्छा देखो, अब पढ़ते हैं आगे। वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन अकर, ठीक है। सिक्रीट मतलब यहाँ से क्या सिक्रीट होता है? हमारी बॉडी से स्वेट सिक्रीट होता है बाहर, ठीक है। एज in the inner lining of the intestine, tall epithelial cells are present. This columnar, meaning pillar-like epithelium, facilitates movement across the epithelial barrier। देखो क्या होता है बेसिकली, जो हमारी इंटेस्टाइन है, जहां भी एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होगा, ठीक है, इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन की बात करी जैसे, ठीक है ना। बेसिकली हमारा जो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होगा, ठीक है, वो इनर लाइनिंग में जैसे होता है हमारी इंटेस्टाइन की, आ रही बात समझ? वहां पे इस तरीके के सेल्स प्रेजेंट होंगे, इस तरीके के सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, ये पिलर लाइक है, तो पिलर के लिए नॉर्मली जनरली वर्ड हम क्या यूज करते हैं? कॉलम वर्ड यूज करते हैं, तो वहीं से ये निकल करके आया है, ठीक है ना। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, समझ में आ रही बात? सिंपल बेसिकली बात है तो कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। तो हमारी इंटेस्टाइन में और दूसरी ग्लैंड्स में क्या प्रेजेंट होती है? हमारी कॉलमनार एपिथेलियल, ठीक है। अच्छा, epithelium facilitates movement across the epithelial barrier. In the respiratory tract, the columnar epithelium tissue also has cilia. Basically जो हमारा respiratory tract होता है ना, वहां पर cilia, basically hair like structures भी present होते हैं हमारी columnar epithelium में, समझ रहे हो? जिसको अपन क्या बोलते हैं? हमारे टेक्निकल टर्म्स में हम बोलते हैं, बेसिकली बायोलॉजिकल टर्म में हम बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। पर ये बेसिकली है क्या? सीलिया मीन्स हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। व्हाट आर दे? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, STRUCTURE। समझ आ रही है मेरी बात? मेरे ख्याल से आ रही होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तुम लोग समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it। बेसिकली क्या होता है? जो सीलिया होते हैं ना, ये लगातार मूव करते रहते हैं, और हमारी बॉडी में जो हमारी नोज है ना, नोज इज द बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हिस्सा है, नोज इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो बेसिकली
ये लगातार मूव करती रहती है सीलिया, किसको, म्यूकस को, ठीक है, ताकि क्लियर होता रहे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी जो डस्ट डस्ट वगैरह पार्टिकल हैं, कुछ ऐसे अनवांटेड से पार्टिकल हैं, उनको बाहर निकालने का काम कौन करता है, यही करती है, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम नाम ही बता रहे हैं क्या, क्यूबॉइडल शेप की होगी। किस तरीके की होगी ये, क्यूबॉइडल शेप की होगी। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ठीक है ना, क्यूबॉइडल, ये देखो, दिस इज क्यूबॉइडल। एक सेकंड में ऊपर करता हूँ, दिस वन इज क्यूबॉइडल। समझ गया आप बात को, ठीक है ना। अच्छा, और ये जो नीचे अपन ने ये स्ट्रक्चर जो देखा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, ये कहाँ देखने वाला है, बेसिकली लेयर ऑफ स्क्वैमस है ये, और ये क्या है, बेसिकली स्किन में देखने मिलता है हमको। कहाँ पर, स्किन में। आ रही है ना बात समझ, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था, हाँ या ना, मेरे ख्याल से आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्यूबाइडल एपिथेलियम की खास बात क्या है, ये क्या होती है, क्यूब शेप्ड होती है, ठीक है। फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द किडनी टिब्यूल एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। क्यूबाइडल एपिथेलियम जो होती है, ये कहाँ, ये क्यूब शेप की होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्यूबॉइडल, और लेयर को फॉर्म कर रही है, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज एपिथेलियम। समझ गए, तो ये लाइनिंग ऑफ किडनी टिब्यूल्स और डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड को ये फॉर्म करती है। वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये मेनली क्या प्रोवाइड करती है वहां पर, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अच्छा, एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स, ठीक है। बेसिकली जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो ही किसकी तरह काम करने लग जाते हैं, स्पेशलाइज, मतलब स्पेशलाइज हो जाते हैं, और किसकी तरह काम करते हैं, ग्लैंड की तरह। दे कैन सीक्रेट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस, समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड एंड अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बेसिकली क्या होता है, कई बार जो एपिथेलियल टिश्यू है वही क्या होता है, थोड़ा सा फोल्ड इनवर्ट, बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, मल्टी सेलुलर ग्लैंड के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और फिर क्या बोलेंगे, जिससे ग्लैंड फॉर्म हुई इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अच्छा, आप लोगों को पता है, आप बोलोगे सर ग्लैंड्स क्या होती है, तो ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करते हैं हमारी बॉडी में, हॉर्मोन्स, ठीक है। हॉर्मोन्स एक स्पेशल वो होते हैं, स्पेशल हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। जैसे इंसुलिन का नाम सुना होगा, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है ना। तो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि इंसुलिन जो है वो बेसिकली ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। किसको, शुगर, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, इंसुलिन। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। फिर होता है एक एग्जाम्पल और होता है, एक हार्मोन में और ले लेता हूँ जिसको अपन बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन या फिर जीएच, ठीक है। ये बेसिकली ग्रोथ को रेगुलेट करता है, ठीक है ना, ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करता है ग्रोथ हार्मोन। समझ रहे हो मेरी बात को। और भी कई कई बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं अलग अलग जो हमारी बॉडी में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। चलो तो यार, अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें अपन कनेक्टिव टिश्यू को कवर करेंगे। होप आप लोगों को ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको अभी तक बताई हूँ ये समझ में आई हूँ, ठीक है ना। ये चारों डायग्राम आप आपको समझ में आए हों कि इसको अपन ने स्क्वेमस क्यों बोला, जस्ट बिकॉज ये फ्लैट है, इसको क्यूबॉइडल क्यों बोला क्योंकि क्यूब शेप का है, इसकी सेल्स होती हैं, कॉलमनर क्यों बोला बिकॉज ये कॉलम लाइक है, ठीक है ना, पिलर लाइक सेल्स हैं, दैट्स व्हाई। और ये ऊपर जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, बेसिकली दीज आर सीलिया, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे बॉडी में मिलती हैं। एक्चुअली ना इस चैप्टर में काफी कुछ चीजें ध्यान में रखने वाली है, इसीलिए हम इसको धीरे धीरे करा रहे हैं। तो चलो यार, ठीक है, अब अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। जाते जाते ये बताते जाओ कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ देखने को मिलती है, तो आपने क्या बोला, मैंने सुन लिया, स्किन, ठीक है। चलो तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और बस अपने मम्मी पापा से प्यार करो क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियोस समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनका भला हो, और वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन को हिट कर देना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। बाय बाय।